हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम एजुकेशन राइज पर स्वागत। ये जो हमारा हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स जो है 2023 उसके लिए हमने हिंदी साहित्य के जो काव्य के आपके जो काव्य गुण और काव्य दोष है उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हमने लिए हैं। तो आइए एक एक करके देखते हैं। ध्यान से पढ़िएगा, कंप्लीट पढ़िएगा। बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं, परीक्षा में आने की पूरी पूरी संभावना है। पहला प्रश्न है कि काव्य गुण किसे कहते हैं। अगर मान लो छोटा सा प्रश्न आ गया तो आंसर आपको लिखना है कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म को काव्य के गुण कहते हैं। या फिर दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि काव्य में रस का उत्कर्ष करने वाले जो तत्व होते हैं वो काव्य के गुण कहलाते हैं, क्योंकि रस को काव्य की आत्मा माना जाता है बच्चों। और किसी भी काव्य को पढ़ने से हमारे हृदय में जो रसों का उत्कर्ष होता है, जैसे जिस भी प्रकार का श्रृंगार रस है कि माधुर्य रस है कि वात्सल्य रस है कि कौन सा रस है, तो उस रस का उत्कर्ष करने वाले जो गुणधर्म होते हैं वो काव्य के गुण कहलाते हैं। नेक्स्ट है दूसरा प्रश्न, काव्य दोष की परिभाषा लिखिए। अब हमने लिखा कि काव्य गुण वो होते हैं जो रस का उत्कर्ष बढ़ाते हैं, और उससे क्या होता है, एक काव्य के अलग अलग गुण जब उसमें मिलते हैं कि भाई जैसे ओज गुण हुआ कि माधुर्य गुण हुआ कि प्रसाद गुण हुआ। लेकिन कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो हमें उस काव्य को समझने में बाधा उत्पन्न करते हैं। उसमें रस का उत्कर्ष नहीं होता है बल्कि रस का अपकर्ष होता है, मतलब एक प्रकार से और बाधा उत्पन्न करते हैं कि हमें काव्य को समझने में कठिनाई पैदा होती है, तो वो काव्य के दोष कहलाते हैं। तो यहां पे देखो लिखा है कि मुख्यार्थ में बाधा पहुंचाने वाले कारकों को काव्य दोष कहते हैं। मतलब जब हम काव्य को पढ़ते हैं तो पढ़ते समय उसमें कुछ न कुछ बाधा उत्पन्न होती है कि हमें उसका अर्थ समझ में नहीं आता है। काव्य दोष रसानुभूति में बाधा उत्पन्न करने और काव्योद्देश्य में व्यवधान पैदा करने वाले तत्वों को कहते हैं। रस की अनुभूति होने में जब बाधा उत्पन्न हो जाती है और काव्य का जो उद्देश्य होता है वो उद्देश्य जब सफल नहीं होता है तो वहां पर फिर जो है वो काव्य के दोष उत्पन्न होते हैं। अब अलग अलग दोष माने गए हैं। जैसे गुणों की अगर हम बात करें तो वैसे अलग अलग काव्य शास्त्रियों ने 10-10 गुण माने हैं, लेकिन संहार करके मुख्य रूप से 3 काव्य के गुण होते हैं, जिसमें माधुर्य गुण, प्रसाद गुण और ओज गुण। उसी तरीके से काव्य के कई प्रकार के दोष होते हैं, जैसे शब्दगत दोष, अर्थगत दोष और रसगत दोष। लेकिन इनमें भी फिर भिन्न भिन्न प्रकार के सारे जो दोष होते हैं उसमें एक दोष होता है ग्राम्यत्व दोष जो होता है। तो यहाँ पर प्रश्न है कि ग्राम्यत्व दोष किसे कहते हैं। तो इसकी परिभाषा ये रहेगी कि जहाँ काव्य में असाहित्यिक, भादेश, लोक प्रचलित और गंवारू शब्दों का प्रयोग होता है वहाँ पर ग्राम्यत्व दोष होता है। एक प्रकार से एक स्तरीय भाषा नहीं होती, भाषा का स्तर गिर जाता है, गंवारू शब्दों का प्रयोग किया जाता है, लोक प्रचलित स्थानीय स्तर के शब्दों का प्रयोग किया जाता है, तो वहाँ पर ग्राम्यत्व दोष होता है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, च्युत संस्कृति दोष का एक उदाहरण दीजिए और बताइए कि यहाँ यह दोष किस कारण से आया है। तो पहले तो समझिए कि च्युत संस्कृति दोष होता क्या है बच्चों। तो जहाँ पर व्याकरण के नियमों का उल्लंघन हो, जिस काव्य पंक्ति में व्याकरण के नियमों का जो है वो पालन नहीं किया गया हो, तो वहाँ पर च्युत संस्कृति दोष होता है। अब देखिए उदाहरण कि फूलों की लावण्यता देती है आनंद। अब यहाँ पर जो लावण्यता है ना ये गलत है, यहाँ पे लावण्य होगा, है ना, फूलों का लावण्य देता है आनंद। तो यहाँ लावण्यता शब्द का प्रयोग दोषपूर्ण है, लावण्य कहना ही ठीक होगा, उसमें ता प्रत्यय जोड़ना ठीक नहीं है। तो व्याकरण की दृष्टि से ये वाक्य अशुद्ध है और इसीलिए ये वाक्य, इस वाक्य में जो है वो च्युत संस्कृति दोष आया है। अगला प्रश्न है, पुनरुक्त दोष को उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। तो पुनरुक्त दोष में क्या होता है बच्चों कि किसी पंक्ति में कोई शब्द जो होता है ना वो जो है रिपीट हो जाता है। जैसे जल में उत्पत्ति, जल में वास, जल में नलिनी तोर निवास। यहाँ पर प्रथम पंक्ति में वास और द्वितीय पंक्ति में निवास शब्द का प्रयोग हुआ है। एक ही बात है निवास और निवास, तो अतः यहाँ पे पुनरुक्त दोष है, मतलब किसी शब्द को फिर रिपीट करिए, पुनः उक्त कह दिया, तो इसीलिए यहाँ पे वास और निवास एकार्थक शब्द हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, न्यून पदत्व दोष तथा अधिक पदत्व दोष में अंतर स्पष्ट कीजिए। अब बच्चों देखिए कि जब काव्य पंक्तियों का निर्माण किया जाता है, जब काव्य पंक्तियों की रचना की जाती है, तो वहाँ पर कुछ शब्द जो हमें आवश्यकता होती है लेकिन वहाँ पे उसको नहीं लिखा जाता है, तो वो तो हो गया न्यून पदत्व दोष। और अधिक पदत्व मतलब ये होता है कि जरूरत से ज़्यादा शब्दों का प्रयोग कर दिया, तो वो अधिक पदत्व दोष होता है।
कि जहां वाक्य रचना में किसी शब्द की कमी रह जाती है वहां पर तो न्यून पदत्व दोष होता है, और इसके विपरीत जहां अधिक पदत्व दोष तब होता है जब कवि कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग करता है जिनके हटा देने पर भी काव्यार्थ ग्रहण करने में कोई बाधा नहीं आती है। मतलब एक्स्ट्रा शब्द लगा दिए हैं, उनको अगर हटा भी देना तो उसके अर्थ ग्रहण करने में कोई समस्या नहीं होगी। ऐसे शब्दों को अधिक पदत्व दोष कहते हैं। मतलब जहां कमी रह गई वहां तो न्यून पदत्व दोष, और जहां अधिक आ गया शब्द वहां पे अधिक पदत्व दोष होता है। अगला क्वेश्चन है कि काव्य के अर्थ ग्रहण करने में आने वाली बाधाएं कौन कौन सी होती हैं जिन्हें हम काव्य के दोष मानते हैं। तो इसमें देखो, एक तो होता है शब्द संबंधी बाधाएं, एक होता है वाक्य संबंधी बाधाएं, इसमें होता है अर्थ संबंधी बाधाएं, इसमें होता है रस संबंधी बाधाएं। विशेष रूप से वैसे मोटे तौर पर हम देखें तो हम इन्हें जो है वो शब्दगत बाधाएं, अर्थगत बाधाएं और रसगत बाधाएं या रस संबंधी बाधाएं कह सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला क्वेश्चन है कि काव्य गुण कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम लिखिए। बच्चों ये जो टॉपिक है ना, इसमें आपके काव्य गुण और काव्य दोष हैं वो कंप्लीट कवर हो जाएगा। अगर आपने पहले नहीं भी पढ़ा है तो ये एक ही वीडियो में आपका सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा, और विश्वास मानिए कि अगर आपने कंप्लीट देख लिया तो आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो बच्चों यहाँ पे प्रश्न लिखा, जो काव्य के गुण हैं तो हम लिखेंगे कि काव्य के 3 प्रकार, काव्य गुण के 3 प्रकार माने गए हैं। पहला तो है माधुर्य गुण, दूसरा है प्रसाद गुण और तीसरा है ओज गुण। तो देखो, प्रसाद एक तो माधुर्य गुण होता है कि जहां किसी काव्य रचना को पढ़ने या सुनने से पाठक या श्रोता का हृदय जहां द्रवित हो जाए, आनंद की अनुभूति हो जाए, तो वहां होता है माधुर्य गुण। फिर होता है प्रसाद गुण कि जिस किसी काव्य रचना को पढ़ते ही हमें सीधा सरल सहज रूप से समझ में आ जाए, कठिनाई उत्पन्न नहीं हो, तो वो होता है प्रसाद गुण। मतलब इसमें सहजता होती है, सुबोधता होती है, ग्रहण करने में आसानी होती है। और तीसरा होता है ओज गुण। ओज गुण में क्या होता है कि किसी भी काव्य को पढ़ने से या सुनने से हमारा हृदय रोमांचित हो जाए, उसमें उत्तेजना उत्पन्न हो जाए, उसमें उमंग या फिर यूँ कह सकते हैं हिम्मत, जोश उत्पन्न हो जाए, तेज उत्पन्न हो जाए, दीप्ति उत्पन्न हो जाए, तो वहाँ पे होता है ओज गुण। जितनी भी देशभक्ति रचनाएं होती है उसमें जो है वो ओज गुण होता है। जितनी भी जो एक प्रकार से यूँ कह सकते हैं भक्ति की जो रचनाएं होती है वो प्रसाद गुण होता है, और जो प्रेम संबंधी रचनाएं होती है उसमें माधुर्य गुण होता है। नेक्स्ट है अगला, माधुर्य गुण की परिभाषा दीजिए। वैसे मैंने आपको बता दिया है, एक बार मैं फिर पढ़ लेता हूं कि जिस रचना को पढ़कर पाठक के हृदय में आनंद की अनुभूति हो उसे माधुर्य गुण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन, इस काव्य में कौन सा काव्य गुण है। तो बच्चों ये जो है ना, इसमें ओज गुण की प्रधानता है। और ये बता दूं कि जो निराला की एक रचना है राम की शक्ति पूजा, उसमें से ली गई ये पंक्तियां हैं, अंतिम पंक्तियां हैं, उसमें भगवान राम जी को ये कहते हुए जो है वो लिखी गई पंक्तियां हैं निराला की। तो इसमें ओज गुण की प्रधानता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह पंक्ति छांट कर लिखिए जिसमें ओज नामक गुण हो। तो मैंने बताया ना कि कैसे पहचान करेंगे, कि जब हृदय में तेज उत्पन्न हो जाए, जब हमारे हृदय में रोमांच या राष्ट्र प्रेम की भावना उत्पन्न हो या जोश उत्पन्न हो जाए, तो वहां पे ओज गुण होता है। तो जैसे देखो, पहला है कि अरावली श्रृंग सा समुन्नत सिर किसका, बोलो कोई अरे क्या तुम सब मृत हो। मतलब यहाँ पे जगाने का प्रयास किया है, लोगों को प्रेरित करने का प्रयास किया है। थोड़ा सा आप इसे वैसा समझिए तो आपको अपने आप पता चल जाएगा। नेक्स्ट है, स्वर्ण सस्य पर पद दल लुंठित, धरती सा सहिष्णु मन कुंठित, और फिर हम जैसा बोएंगे वैसा पाएंगे। तो बच्चों यहाँ पर ओज गुण से युक्त जो काव्य पंक्ति है वो पहली पंक्ति है, अरावली श्रृंग सा समुन्नत सिर किसका, कोई बोलो अरे क्या तुम सब मृत हो। तो ये पूरी पंक्ति जब पढ़ेंगे ना, तो एक हृदय में जो है वो उत्तेजना उत्पन्न हो जाती है, रोमांच उत्पन्न हो जाता है, राष्ट्रभाव उत्पन्न हो जाता है, जोश उत्पन्न हो जाता है, इसलिए यहाँ पे ओज गुण है। नेक्स्ट है, माधुर्य गुण का एक उदाहरण दीजिए। तो माधुर्य गुण के जो है वो बच्चों कई सारे उदाहरण है। उसमें से एक है कि नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अध मुखा अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। अगला है, माधुर्य गुण किन किन रसों में होता है। तो माधुर्य गुण में श्रृंगार रस होता है, शांत रस होता है और करुण रस में होता है। माधुर्य गुण में किन वर्णों की अधिकता रहती है। माधुर्य गुण में जो कोमल वर्ण होते हैं और जो अनुनासिक वर्ण होते हैं उनकी अधिकता रहती है।
ओज गुण में ओज गुण किन किन रसों में होता है? तो जैसे गुण है इसमें वीर रस, रौद्र रस, भयानक रस और विभत्स रस होता है। अगला क्यों है कि ओज गुण में किन वर्णों का प्रयोग होता है? तो ओज गुण में द्वित वर्णों का प्रयोग, पुरुष वर्णों का प्रयोग और संयुक्त अक्षरों का प्रयोग जो है वो होता है इसमें। फिर है ओज गुण में कैसे पद आते हैं? तो ओज गुण में लंबे लंबे समास युक्त पद जो है वो इसमें शामिल किए जाते हैं। तो ये हमने आपके जो काव्य गुण और काव्य दोष है उससे संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते थे वो सारे प्रश्न इसमें शामिल किए हैं। अगर आपने इसे पढ़ा होगा तो निश्चित रूप से समझ में आया होगा। और मैं आपको बता दूं बच्चों, जब हाफ ईयरली एग्जाम कंप्लीट हो जाएगा तो नए सिरे से हम कंप्लीट कोर्स का करेंगे रिवीजन, चैप्टर बाय चैप्टर आगे बढ़ेंगे। इसलिए 2000 एग्जाम आपका 2024 का जो बोर्ड एग्जाम्स है, अगर आप सीरियसली उस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आप हमारे साथ बने रहिए। हम आपकी कंप्लीट तैयारी करवाएंगे। 95 से लेकर के 100% तक नंबर हम आपको सिक्योरली प्राप्त करवाएंगे। और ये जो वीडियो हमने अभी किया है इसकी PDF आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेगी। व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आप हमें एक व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना होगा, जहां पर आपको मिलेंगे लिंक, जिसमें हमारे ऐप का लिंक मिलेगा, जहां पर आपको कंप्लीट कोर्सेज मिलेंगे, वहां पे आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी, मॉडल पेपर्स मिलेंगे, हमारे जो प्लेलिस्ट है वो उनकी लिंक मिलेगी आपको, हमारे वेबसाइट की लिंक मिलेगी, सब कुछ आपको मिलेगा। तो आप हमारा नंबर नोट कर लीजिए, नंबर है 9079622989। इस नंबर पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट एक और, मैं आपके हिंदी साहित्य का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की क्लास लूंगा, अभी थोड़ी देर बाद में आपको मिलेगी। तो उस क्लास में फिर से, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।